Hello students, this is our lecture 4. In our previous lectures, we have discussed about the sources of information where we talked about administrative record, archaeological sources and surveys, maps, etc. Today we are going to discuss other sources of information यानी कि information के और क्या-क्या sources थे उस समय पर। तो बेसिकली जो अदर सोर्सेज हैं उसमें लाइक आवर लिटरेचर, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, न्यूज़पेपर्स, अकाउंट्स ऑफ ट्रेवलर्स, plays, stories, books, or even we can say कि these are the excellent sources of information, but they come up with their limitations. So, what were the limitations? Actually, these sources give us very little information on the lives, action, and views of the people. Basically, especially those people who belongs from the community of tribals and peasants, etc. Next is our literary sources. लिटरेरी सोर्सेज लाइक हमारे साहित्यिक स्रोत, जैसे कि किसी की बायोग्राफी होती है, बायोग्राफीज यानी कि किसी की जीवनी, ऑटोबायोग्राफीज किसी की आत्मकथा। हमें किसी व्यक्ति के बारे में अगर जानना है तो हम इनके थ्रू जान सकते हैं। मैनी बायोग्राफीज ऑफ ग्रेट पीपल वर रिटन ड्यूरिंग द मॉडर्न पीरियड। तो बहुत सारी जीवनी जो है महान लोगों की कब लिखी गई? मॉडर्न पीरियड के दौरान। दीज गिव अस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल एंड द टाइम्स दे लिव्ड इन। तो ये उनके बारे में हमको विश्वसनीय यानी कि रिलायबल इंफॉर्मेशन देती है उस टाइम पीरियड की और उन लोगों की। जैसे कि महात्मा गांधी की बायोग्राफी जो है वो लिखी गई थी विलियम शायर के द्वारा। बेसिकली सबसे पहले जर्मनी के अंदर 1440 में जॉन गुटनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया गया था, जिसके थ्रू इसके बाद हम कह सकते हैं कि एक तरीके से प्रिंटिंग का जो एक रेवोल्यूशन था, प्रिंट कल्चर जो था वो स्टार्ट हो गया था। तो अब प्रिंट कल्चर के माध्यम से न्यूज़पेपर, मैगजीन्स प्रिंट की जाने लगी। ये न्यूज़पेपर, ये मैगजीन्स हिंदी और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस जैसे कि मराठा, जैसे कि इसमें न्यूज़पेपर्स के नेम हैं जो अलग अलग लैंग्वेजेस में पब्लिश किए जाते थे। महारत्था इंग्लिश न्यूज़पेपर था, केसरी न्यूज़पेपर जो था वो मराठी लैंग्वेज में पब्लिश होता था, वंदे मातरम इंग्लिश में, युगांतर बंगाली में। तो ये कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे उस टाइम के जिसके थ्रू हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये हमारे इंडियंस में एक जो आप कह सकते हो नेशनल फीलिंग, एक पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जो है उसको इन्फ्यूज़ करती है, उसका संचार करती है। और इसके अलावा हमें हमारे पास्ट की, खासकर हमारी 18वीं और 19वीं शताब्दी की जो ग्लिम्सेस हैं वो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मिलती हैं। ग्लिम्सेस यानी कि हमारे पास्ट की झलक जो है वो हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मिलती है। इसके अलावा ये ऐसे सोर्सेज हैं जो इंडियन के व्यूज़ को, हम भारतीयों की विचारधारा को लाइमलाइट में लाते हैं। पिक्चर्स के माध्यम से, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से, कार्टून्स के माध्यम से। तो बेसिकली ये जितना भी पिक्चराइजेशन है, ये चाहे वो एडवर्टीजमेंट की फॉर्म में है या कार्टून्स की फॉर्म में है, ये हमको हेल्प करता है उस टाइम पीरियड के दौरान हमारे समाज कैसा था, हमारी सोसाइटी कैसी थी, उसको समझने में ये हमें हेल्प करता है। इसके अलावा बहुत सारे प्लेज हैं, बहुत सारे नॉवेल्स हैं जो हमें कॉलोनियल रूल की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देते हैं। बंकिम चंद्र जी ने लिखा था आनंद मठ, दीन बंधु मित्रा के द्वारा लिखा गया नील दर्पण, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया भारत दूरदर्शा। इसके अलावा सुंदरनाथ बनर्जी और दादा भाई नारोजी ने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वर्क्स किए नेशन इन द मेकिंग के थ्रू, जहां उन्होंने हमें मतलब कि हमारे भारत की तस्वीर दिखाई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया।
कि भारत के अंदर देखो गरीबी किस तरीके से है, और यहाँ पर जो ब्रिटिश रूल है वो किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को किस तरीके से वो एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, कैसे हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज को ड्रेन किया जा रहा है। और ये पूरा डिटेल्ड, ये लास्ट बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जो हमको पूरा उसका डिटेल अकाउंट देता है, किसका, अंग्रेज़ों का पूरा डिटेल अकाउंट देता है कि किस तरीके से इंडिया का वेल्थ जो है वो ब्रिटेन में ड्रेन करके ले जाया गया। इसके अलावा बहुत सारे इंडिजीनियस लिटरेरी वर्क्स हैं जो वो भी अपने आप में एक बहुत अहम सोर्स हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। गुलाम हुसैन तब्ताबाई ने पर्शियन, जो कि एक पर्शियन क्रॉनिकल था, उसने सियार उल मुतखैरीन, तो ये जो है एक तरीके से उन्होंने ये मतलब कि इंडिजीनियस लिटरेरी वर्क उनके द्वारा किया गया। जबकि जो डायरी का अकाउंट जो है वो आनंद रंगा पिल्लई के द्वारा तमिल में दिया गया है, जिसके अंदर बेसिकली जो साउथ इंडियन लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स, और ख़ास करके इसके दौरान जब यहाँ पर मतलब कि जनरल जो था, आप कह सकते हो कि रॉबर्ट क्लाइव का ये जो है दुश्मन था, मतलब कि एनिमी था, जिसे हम जो है डुप्लेक्स के नाम से जानते हैं, और ये 1721 में भारत आया था, और इसका रूलिंग पीरियड लगभग यू कैन से 1742 टू 54 रहा था। इसका पूरा नाम था जोसेफ मार्क्वेस डुप्लेक्स, जो बॉर्न हुआ था 1697 में, एंड ही वाज डाइड इन 1763। चलिए, तो अब हमारा नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है पेंटिंग। तो पेंटिंग जो है वो भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जो लोगों की लाइफ को डिपिक्ट करते हैं, उनकी कंडीशन के बारे में बताते हैं। इनके थ्रू हम उस टाइम पीरियड की स्टडी कर सकते हैं। तिली कैटल, अ ब्रिटिश आर्टिस्ट। तिली कैटल जो एक ब्रिटिश आर्टिस्ट थे, जो 18वीं शताब्दी के दौरान जो है इंडिया में आए, और उन्होंने बहुत सारे हमारी सोसाइटी के अंदर जो बहुत सारी यू कैन से कि सोशल इविल्स कह सकते हो, या कुछ ऐसी प्रथाएं थी जो हमारी ऑर्थोडॉक्सी को, हमारी स्टीरियोटाइप थिंकिंग को शो करती थी। तो उन्होंने जो है इंडियन सेरेमनीज़, कहीं पर मुंडन संस्कार हो रहा है, कहीं बाल विवाह हो रहा है, कहीं पर सती प्रथा, तो इस टाइप की उन्होंने बहुत सारी पेंटिंग्स को मतलब कि उन्होंने बनाया। एंड ही ऑल्सो मेड पोर्ट्रेट्स ऑफ मोहम्मद अली खान, और इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे पोर्ट्रेट्स बनाए। अपनी पेंटिंग के माध्यम से उन्होंने उस टाइम पीरियड की सिचुएशन को शो करने की कोशिश की। उन्होंने पोर्ट्रेट्स बनाया मोहम्मद अली खान का, जो कि नवाब ऑफ आरकोट था। सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, इनके भी पोर्ट्रेट्स बनाए। और इसके अलावा आर्थर विलियम डेविस ने पेंटिंग्स बनाई, जिसके अंदर उन्होंने इंडियंस को बिजी दिखाया है कि किस तरीके से वो अपने आर्ट और क्राफ्ट के वर्क में किस तरीके से अंगेज हैं, किस तरीके से बिजी हैं। और सबसे सक्सेसफुल पेंटिंग जो मानी जाती है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस की मानी जाती है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक पेंटिंग बनाई, बेसिकली रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू एज हॉस्टेज, जहाँ पर वो टीपू के बेटों को एक बंधक के रूप में रिसीव कर रहा है। जॉन जोफानी, उसने भी अपनी 2 फेमस पेंटिंग जो हैं वो कैप्चर की, द लाइफ इन लखनऊ, यानी कि लखनऊ में उसका जीवन कैसा रहा। सम ऑफ हिज अदर फेमस पेंटिंग्स आर टाइगर हंटिंग इन द ईस्ट इंडीज़। तो यहाँ पर जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा किस तरीके से हमारी कंट्री के शासकों के, रूलर के द्वारा, उनके द्वारा युद्ध किए गए। तो वहाँ उन्होंने हमारे रूलर्स जो है इतने ब्रेवली उनसे उन्होंने मतलब इतना ब्रेवली उनसे फॉट किया कि उन्होंने हमारे रूलर्स को टाइगर की संज्ञा दी है। टाइगर हंटिंग इन द ईस्ट इंडीज़, अ बैटल पीस अगेंस्ट हैदर अली, यानी हैदर अली के अगेंस्ट जो है जो बैटल पीस चली। द डेथ ऑफ द रॉयल टाइगर, अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये रॉयल टाइगर जो नाम दिया गया है, बेसिकली ये टीपू सुल्तान की लाइफ को ही बता रहा है। द एम्बेसी ऑफ हैदराबाद टू कैलकाटा, तो ये सारी पिक्चराइजेशन जो हैं, ये सारी पेंटिंग्स जो हैं,
ये जो फेमस पेंटिंग्स हैं ये एक अपने आप में बहुत ही अहम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो पेंटिंग का जो उन्होंने टाइगर हंटिंग इन द ईस्ट इंडीज, ए बैटल पीस अगेंस्ट हैदर अली, द डेथ ऑफ द रॉयल टाइगर, द एम्बेसी ऑफ हैदराबाद टू कलकत्ता, तो ये सारी बेसिकली ये सारी पेंटिंग्स जो हैं वो टीपू सुल्तान से, हैदर अली से संबंधित हैं। यानी कि ये बताया गया है कि कर्नाटक में किस तरीके से वहाँ का नवाब जो था हैदर अली और फिर उसका पुत्र जो है टीपू सुल्तान कितनी बहादुरी से कैसे शेर की तरह वो जो है अंग्रेज़ों से भिड़ गया, और कई बार उसको विक्ट्री भी मिली लेकिन अंत में जो है उसकी हार हो गई थी। तो उसी पेंटिंग के थ्रू ये शो किया गया है रिसीविंग द सन्स ऑफ टीपू एज हॉस्टेजेस, यानी कि किस तरीके से टीपू सुल्तान के बेटे को किस तरीके से एज ए हॉस्टेजेस होता है बंधक बनाना, तो उनको कैसे उनको बंधक के तौर पर जो है रिसीव किया गया। और ये जो है हमारे मॉडर्न इंडिया की आप कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज बिल्डिंग से रिलेटेड होगा। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज़ एंड बाय बाय।